आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर टॉपिक की बात करें तो हमने पहले देखा था, इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के साथ कंपैरिजन किया था कि कितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उसकी वजह से उसके जो थर्मोडायनेमिक कंपाउंड के पैरामीटर्स हैं जैसे मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो अब यही हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन मैं दोबारा इसी लेक्चर में रिपीट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेन आपका यही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान में? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के दरमियान में। ठीक है, क्या था, हमने कहा था कि जो लोन पेयर्स होते हैं वो इस तकरीबन पॉजिटिव वाले हो चुके हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर देते हैं, जिसकी वजह से जरा सी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल बनती है जो कि डेटिव बॉन्ड की तरह की थी। ठीक है, अब इसके इफेक्ट्स पढ़ रहे थे हम, तो इफेक्ट में पहला इफेक्ट हमने पढ़ लिया था, ये दूसरे इफेक्ट को देखते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की, कि ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उसमें ये एबिलिटी होती है, तो उसकी अंदर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। मिसाल के तौर पे जनरल प्रिंसिपल यहाँ पे काम करेगा सॉल्युबिलिटी का। आपको पता है जनरल प्रिंसिपल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी चीजें एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पोलर होंगे तो वो पोलर वाले में हल होंगे, नॉन पोलर होंगे तो नॉन पोलर में हल होंगे, और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले होंगे तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले में हल होंगे। ठीक है, कि पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होंगे, और अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो ऐसी चीजों के साथ अच्छा हल होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, क्योंकि लाइक फोर्सेज है ना, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे क्या यही चीज हम मेंशन करते हैं, ये लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है, लिक्विड विद सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, कि ऐसे लिक्विड्स जिसमें सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हो वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। सॉलिड को लिक्विड में हल करें तो उसको डिसॉल्व बोलते होते हैं। अगर लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिक्स करें और डिसॉल्व हो जाए तो उसको बोलते होते हैं मिक्सिबल। ठीक है, कि वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। हल नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों ही लिक्विड थे, तो इसके लिए एक और अप्रोप्रिएट वर्ड होता है, और वो कौन सा होता है, मिक्सिबल होता है। वाटर की बात करें तो वो सबसे बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड सिस्टम है अपना, कि सॉल्वेंट है अपना जो क्या करेगा, एक तो पोलर चीजों को हल करेगा, दूसरा जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनको भी हल कर सकता होता है। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन बनता होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत मशहूर, जितने भी आगे आ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े इंतहाई इंपॉर्टेंट। पहला अब शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, इथाइल अल्कोहल पानी में हल क्यों होती है? तो उसका रीजन बताएंगे कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इथाइल अल्कोहल में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती होती है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल पानी में हल होगी, क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगी और दोनों की सेम फोर्सेज होंगी, तो इस वजह से वो क्या होगा, डिसॉल्व या मिक्सिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपना स्मॉल चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका मतलब ये भी वाटर के साथ क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, मिक्सिबल हो सकते हैं। तो ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है अपना, कि स्मॉल चेन कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों पानी में मिक्सिबल होते हैं, क्यों हल होते हैं? तो हम कहेंगे पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और लाइक डिसॉल्व लाइक कहता है कि अगर ये दोनों चीजों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकती हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो पानी में हल नहीं होते, उसकी वजह क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये इसकी नॉन पोलर की मिसाल भी बन जाएगी कि एक तो नॉन पोलर है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं कर सकता, तो इसलिए ये पानी में हल नहीं होगा। तो ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल हल क्यों होती है पानी में, स्मॉल चेन कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों हल होते हैं पानी में, और हाइड्रोकार्बन क्यों हल नहीं होते। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है सॉल्युबिलिटी का, बहुत मशहूर डायग्राम के साथ आपने उसको बताना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वाई क्लोरोफॉर्म और एसीटोन एक दूसरे में मिक्सिबल होते हैं। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है Cl3CH, ठीक है, और एसीटोन का फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, एक साइड पे भी CH3 एक साइड पे दूसरे CH3। ये इसको ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, CH3 के साथ 2 लगा देते हैं ब्रैकेट के बाहर। अब ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन क्यों हल होते हैं, रीजन क्या होगा, वही हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हम बताएंगे। तो तीन क्लोरीन एटम जो है किसके, क्लोरोफॉर्म के ऊपर, ये वाले तीन, ये इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ कर लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ कर लेते हैं।
तो इनके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पे एक्स्ट्रा ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह कि पहले हाइड्रोजन से सारे कार्बन खींच लेगी और फिर कार्बन से सारे कौन खींच लेंगे, Cl नेगेटिव खींच लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, शदीद किस्म का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और फिर ये इसका जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो यही लिखा हुआ है, क्लोरीन एटम डिप्राइव करता है पहले कार्बन को उसके इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन से खींच लेता है, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन जो होता है वो फिर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ, ऑक्सीजन और एसीटोन के साथ। जो ऑक्सीजन है किसका, एसीटोन का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम कहेंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसीलिए एक दूसरे में मिसिबल होते हैं। आपने डायग्राम के साथ इस शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा स्ट्रक्चर ऑफ आइस के ऊपर आता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बताता है कि वाटर जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉर्मली नॉर्मल वाटर का स्ट्रक्चर यूं होता है जब वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे आपको डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पे हम फिलहाल हम डिस्कस करते हैं, जस्ट उसको शॉर्ट वर्जन में ब्रीफली करते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होते हैं वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, उसके 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, वो 2 लोन पेयर, ये जो जहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो क्या होते हैं, 2 कॉर्नर, टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर होते हैं, उसमें से 2 कॉर्नर के ऊपर क्या होते हैं, ये लोन पेयर होते हैं, और 2 कॉर्नर के ऊपर क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ये वाले 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम पढ़ेंगे। इनके अंदर एंगल क्या होता है, ये सारा हम बॉन्ड्स वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस टॉपिक के हिसाब से आपको पता होना चाहिए जस्ट कि यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये, और इसमें 2 जो हैं लोन पेयर वो 2 कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, और बाकी 2 कॉर्नर कौन ऑक्यूपाई करता है, हाइड्रोजन करते हैं। लिक्विड स्टेट में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक्सटेंसिवली एसोसिएट होते हैं एक दूसरे के साथ। एक्सटेंसिवली एसोसिएट का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल इसके साथ होगा, ये फर्दर किसी और के साथ होगा, ये फर्दर इस तरह एसोसिएशन बनती जा रही होगी। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक अगर मिसाल वाटर के मॉलिक्यूल की देखें तो कितने के साथ जुड़ा हुआ है, ये 1 2 3 और ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये फर्दर यहाँ से अटैच होंगे, इस तरह करके बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनूंगा। तो वाटर मॉलिक्यूल एक्सटेंसिवली अटैच होते हैं, लेकिन क्योंकि लिक्विड है तो वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये चीज उन्होंने मेंशन की हुई है कि एसोसिएशन बनती भी है, टूटती भी है और दोबारा बनती है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल मोबाइल होते हैं, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, ये मूव करके इधर चला जाएगा तो फिर अट्रैक्शन क्या होगा, इन दोनों के दरमियान में बन जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर ये वाला मॉलिक्यूल मूव करते करते इधर ऊपर की तरफ आ जाएगा तो इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन बन जाएगी। तो मूव करते रहते हैं लेकिन एक एक्सटेंसिव बॉन्डिंग बनी रहती है उसके दरमियान में ना, बहुत बड़ी लॉन्ग चेन बॉन्डिंग बनी रहती है। जब फ्रीज होता है वाटर उस वक्त क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करेंगे। फ्रीज जब होता है तो उसका तरीका यूं होता है कि जब टेम्परेचर जो होता है पानी का कम होता है तो वो क्या बनती है, आइस बनती है। ये सबको पता है, पानी को ठंडा करते हैं तो वो बर्फ बन जाता होता है। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मोर रेगुलर अरेंजमेंट में आते हैं, कि पहले वो मूव कर रहे थे, उनकी तरतीब इतनी खास नहीं थी। जब अब क्या होगा, जब वो रुकने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करते हैं, उसी एंगल पे होंगे कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव अरेंज हो जाए, ठीक है। 2 पॉजिटिव इकट्ठे अरेंज नहीं हो सकेंगे। अगर ऐसे होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर एक रेगुलर तरीके से अरेंज हो जाता है। वो जो पिछले पेज पे डायग्राम है पड़ी, आप वो भी बना सकते हैं अगर ये वाली डायग्राम कंफ्यूज कर रही हो, ठीक है। लेकिन ये भी सेम वही डायग्राम है पड़ी कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल एक इधर से वाटर से अटैच है, एक इस वाटर से अटैच है और एक इस वाटर से अटैच है, ठीक है। ये 3 साइड से वाटर के साथ अटैच है, और एक वो बैक साइड पे होगा जो कि हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल से अटैच किया हुआ होगा और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा होगा, ठीक। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, बन जाएगा, और बीच में ये क्या रह जाएंगे, गैप्स रह जाएंगे। तो ये उन्होंने लिखा है एम्प्टी स्पेसेस रह जाएंगी। तो आप पिछले पेज वाली डायग्राम को भी कर सकते हैं, उसमें भी एम्प्टी स्पेसेस नजर आ रही हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान में खाली जगह थी। तो यहाँ पे भी ये खाली जगह 3D स्ट्रक्चर के अंदर दिखा रहे हैं, ये वाली सारी खाली जगह है, गैप है बीच में, सारा ये वाला सारा गैप है,
तो एम्प्टी स्पेसेस बन जाती है, जिससे क्या होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये चीज है कि डेंसिटी कम हो जाती है। और जब वाटर फ्रीज होता है तो पहले ये मॉलिक्यूल्स करीब करीब थे, अब दूर दूर होंगे, खाली जगह बनाएंगे तो वो फैल जाएगा। कितना फैल जाएगा? 9% फैल जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर पहले 100 ml पानी हो, उसको फ्रीज करें तो फिर वो कितना हो जाता है, उसका साइज कितना हो जाता है? 109 ml जितना साइज हो जाता है। कि वो अगर किसी उसमें सिलेंडर में रखा हुआ है तो पानी ऊपर होके कहां तक चला जाएगा? 109 ml तक पहुंच जाएगा, फ्रीज होके बर्फ बन जाएगी। और जिसकी वजह से क्या होता है, एम्प्टी स्पेसेस बनती हैं और डेंसिटी कम हो जाती है। इसकी वजह से जब डेंसिटी कम होती है तो नीचे पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो पानी के ऊपर जो चीज कम डेंस होगी वो फ्लोट करेगी। तो ये जो आइस है वो कम डेंस होती है, इसलिए पानी पे तैरने लग जाती है। तो ये भी बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है पड़ा, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो आपने बताना है कि पहली चीज, ठंडा होता है तो रेगुलर अरेंजमेंट लगने लग जाती है, जब फ्रीज होता है तो फिर पक्की अरेंजमेंट बन जाती है। 9% मोर वॉल्यूम हो जाता है क्योंकि बीच में खाली जगह छूट जाती है, और उसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। कम डेंसिटी की वजह से वो ऊपर तैरती है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो किसके साथ मैच करता होता है? बिल्कुल डायमंड के साथ। तो ये देखें, आपको लग रहा होगा जैसे कि डायमंड्स लगे हुए, एक डायमंड, ये दूसरे डायमंड का पीस, ये तीसरा डायमंड का पीस। ठीक है, तो ये डायमंड की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका आइस का। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करें। बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है पड़ा कि सर्दियों में जो तालाब का पानी है वो जमता क्यों नहीं है और मछलियां कैसे जिंदा रहती हैं? एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई फिश इन गार्डन पॉन्ड ओज देयर लाइफ टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बहुत मशहूर है, बहुत ज्यादा बार पेपर में आता है, या जब टेस्ट होते हैं उसमें भी होता है आपके। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आइस में हम उसको पढ़ेंगे कि सबसे पहला काम वहां पे हमने बताना है कि उसकी वजह क्या है, कैसे वो मछलियां जिंदा रहती हैं, नीचे का पानी जमता क्यों नहीं है। तो हम उसकी वजह बताएंगे कि जब वाटर को ठंडा करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो किसकी वजह से होता है? वो टेम्परेचर कम हो रहा होता है, किसका? आसपास की सराउंडिंग का। जब पानी को 4 डिग्री तक ठंडा करते हैं तो पानी के साथ ये दो काम होते हैं। 4 डिग्री तक उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है ठंडा करने से, ठंडा करते जाते हैं डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जब 4 डिग्री तक पहुंच गया, ठंडा हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, आउटर सरफेस जो होती है, पानी के ऊपर से ठंड आ रही है ना, नीचे से तो ठंड नहीं आ रही ना, ऊपर से जब ठंड आ रही होती है तो वो क्या होता है, ऊपर वाला पानी और ठंडा हो जाता है। अगर पानी को 4 डिग्री से कम टेम्परेचर पे लाएं और ठंडा करें, 1 डिग्री के ऊपर, 2 डिग्री के ऊपर, या 0 डिग्री के करीब करीब ले जाएं, तो फिर क्या होता है, पानी की डेंसिटी कम होने लग जाती है। तो दो तरह का पानी होगा, एक वो पानी जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री है, दूसरा वो पानी जिसका टेम्परेचर कितना है अपना 1 डिग्री है या 0 पॉइंट समथिंग डिग्री है। अब वो जो पानी है जिसका टेम्परेचर है अपना 1 डिग्री के करीब, वो क्या होगा, हल्का होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पानी को 4 डिग्री से कम ठंडा करते जाए और नीचे ले जाए टेम्परेचर, तो फिर क्या होता है, वो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती, कम हो जाती है। जब कम होती है उसकी डेंसिटी तो वो ऊपर तैरने लग जाता है, यानी कि जो 1 डिग्री वाला पानी होगा ऊपर तैर रहा होगा, 4 डिग्री वाला पानी नीचे आ जाएगा। जब वो ऊपर 4 डिग्री जो है, वो जो दिस लेस डेंस वाटर जो है, वो जो 4 डिग्री से कम ठंड नीचे कम टेम्परेचर पे है, उस पानी की अगर बात करें, वो ऊपर तैरने लग जाता है, किसके? स्लाइटली वार्म वाटर के, कि भाई 4 डिग्री वाला 1 डिग्री वाले से तो गर्म है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि जब एक स्टेज आती है जब वो ऊपर वाला पानी फ्रीज हो जाता है, यानी कि पहले कितना था, 2 डिग्री पे आया, फिर 1 डिग्री पे आया, फिर 0.5 पे आया, और फिर आखिरकार 0 पे आ गया। जब 0 पे आएगा तो फिर क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा और एक लेयर बन जाएगी किसकी? आइस की सरफेस के ऊपर, क्योंकि बीच में खाली जगह है। वैसी चीजें जिसमें खाली जगह हो वो इंसुलेटर होती हैं, उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो यहाँ पे ये चीज लिखेंगे, दिस लेयर ऑफ आइस जो होता है एक्ट एज ए इंसुलेटर, और जो नीचे का वाटर होता है उसमें से फर्दर हीट लॉस को रोक दिया जाता है। ये वाली लाइन मैंने रेड कलर में लिखी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन लाइन है। एक लाइन में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकल आता होता है कि जो आइस है, हम इसकी दो लाइनें लिख सकते हैं, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर,
और लेयर ऑफ आइस इंसुलेट्स द वाटर अंडरनीथ फॉर फर्दर हीट लॉस। बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज करते हैं कि वो क्या करते हैं, जो लेयर ऑफ आइस है उसको लिखते हैं इंसुलेट की जगह पे वर्ड लिखते हैं वार्म्स द वाटर। आइस गर्म नहीं कर सकती पानी को, वो तो ठंडा ही कर सकती है, लेकिन क्या करती है, इंसुलेट करती है कि नीचे सर्दी को नहीं जाने देती, हीट लॉस नहीं होता, पानी में से गर्मी बाहर नहीं जाया होती। तो एक दफा ऊपर आइस की लेयर लग गई, नीचे फिर वो जो मछलियां हैं उनकी बॉडी की टेम्परेचर की वजह से पानी गर्म ही रहेगा और सर्दी से वो नीचे जमेगा नहीं। इसीलिए फिश और प्लांट्स होते हैं वो पानी के नीचे वो जिंदा रह सकते हैं, वो ब्लैंकेट ऑफ आइस, वो एक किस्म का कंबल बन जाता है। ठीक है। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट। क्लेंजिंग एक्शन की अगर बात करें तो सोप जो होते हैं या जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्लेंज करते होते हैं। क्लेंजिंग क्या होती है, आपने देखा होगा फेस वॉश यूज करते होते हैं हम, क्लेंजिंग में होता है वो जो ऑयल सारा का सारा रिमूव हो जाता है स्किन से, ऐसे ही है। उसकी वजह क्या होती है, हमने यहाँ पे वही चीज पढ़नी है। सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं उसमें क्लेंजिंग एक्शन होता है, उसकी वजह ये होती है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है पोलर पार्ट जो किसके साथ जुड़ जाता है, वाटर के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के। दूसरा उसका कौन सा होता है, नॉन पोलर पार्ट होता है, जो कहाँ पे रहता है, पानी से दूर रहता है, लेकिन वो क्योंकि नॉन पोलर है उसमें दो पोर्शन होते हैं, अल्काइल और बेंजाइल होते हैं। वो पानी में हल नहीं होते, लेकिन वो जो स्किन पे ऑयल लगा हुआ है या जो कपड़ों पे ऑयल लगा हुआ है उसके साथ वो क्या करते हैं, जुड़ जाती हैं। तो सोप का एक हिस्सा जो ऊपर वाला ये जो हमने पढ़ा है वो जो पोलर है वो पानी के साथ चिपक गया, और दूसरा हिस्सा किसके साथ चिपक गया, उस ऑयल के साथ। जब हम उस पानी को अपने मुंह से हटाने की कोशिश करते हैं, वाइप करते हैं, जब मुंह पे पानी मारेंगे तो उससे क्या होगा, वो पानी उसको पकड़ के वहां से खींच के बाहर निकाल देगा ऑयल को, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑयल वहां से रिमूव हो जाएगा, वो पानी के साथ बह जाएगा ऑयल। वैसे ऑयल वहां पे चिपका हुआ था, लेकिन डिटर्जेंट ने क्या किया, एक साइड से पानी को पकड़ा और एक साइड से किसको पकड़ा, ऑयल को पकड़ लिया और उसको खींचा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, वहां से रिमूव हो जाएगा ऑयल सारा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में इस्तेमाल होती है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे नाम आता है डीएनए के बारे में, पैराग्राफ के सेकंड पार्ट में मेंशन किया हुआ है। वहां पे क्या होता है, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंटेन करती है डीएनए के इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, कि उसमें क्या होता है, दो चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कॉइल की हुई होती हैं। यही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है कि डीएनए जो होता है या डीए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसकी दो स्पाइरल चेन होती है, स्प्रिंग की तरह की चेन होती है। ये एक स्प्रिंग चल रहा है और ये वाला दूसरा स्प्रिंग है। जो दोनों चेन है वो क्या होती है, कॉमन एक्सिस के ऊपर क्या होती है, कॉइल की होती है, एक दूसरे का कॉमन एक्सिस, यानी कि इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस क्या होगी, सेम होगी, उसके ऊपर कॉइल किया हुआ है, एक दूसरे के साथ उसको मिक्स करके फोल्ड किया हुआ है। जब इस तरह फोल्ड किया जाता है तो इससे बोलते होते हैं डबल हेलिक्स। एक स्प्रिंग यानी कि जो एक यूं स्प्रिंग की तरह स्पाइरल जुड़ा हुआ है इसको सिंगल हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स स्प्रिंग को बोलते होते हैं हेलिक। और अगर दो स्प्रिंग जोड़ दें तो इसको क्या बोलते होते हैं, डबल हेलिक्स बोलते हैं। अब डबल हेलिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, मशहूर एमसीक्यू बनता होता है। डबल हेलिक्स जो डीएनए का होता है वो कितना डायमीटर होता है, कि इसका डायमीटर अगर इसको ऊपर से देखें तो ये जो गोल सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का डायमीटर कितना होता है, 18 से लेकर 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉन कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर का होता है। तो ये इतना साइज किसका होता है, इस हेलिक्स के डायमीटर का होता है। बहुत स्पाइरल चेंज होती हैं, वो लिंक होती है किसके साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, बिटवीन देयर सब यूनिट्स। ये जो सब यूनिट्स लगे हुए हैं कौन कौन से, कलरफुल, पर्पल कलर के, रेड कलर के, इधर कौन से येलो कलर का, इधर भी येलो कलर का सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो ये जो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किसकी जरिए जुड़े हुए हैं, ये जो डॉटेड लाइन है, बड़ी डॉटेड लाइन कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्ड वाली। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है हाइड्रोजन बॉन्ड की, उसके साथ हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते होते हैं। और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको क्या करती है, हमें फायदा देती है कि वहां पे क्या होगा, स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, ये रिंग एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में किस तरह इस्तेमाल होंगी ये, कि सबसे पहला हम काम करेंगे कि ये प्रोटीन के ऊपर इसकी एग्जांपल लगाएंगे। प्रोटीन की बात करें तो क्या होते हैं वो, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं
मोस्ट केस में भी दो तरह के होते हैं। आप जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा, दो तरह के फाइब्रस होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, हेयर्स में होते हैं, ठीक है, कि जो हमारे हेयर हैं वो फाइब्रस प्रोटीन के होते हैं। सिल्क हो गया, मसल, ये सारे क्या होते हैं, इसमें लॉन्ग स्पाइरल चेन होती है अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स की चेन को क्या बोलते होते हैं, प्रोटीन बोलते होते हैं, ठीक है। चेन ऑफ अमाइनो एसिड को क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ये जो स्पाइरल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हेलिक्स। अभी हमने इससे पहले ही टॉपिक में पढ़ा है। स्प्रिंग को क्या बोलते होते हैं, हेलिक्स बोलते होते हैं। इन केस अब ये जो हेलिक्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, उन्होंने एक बुक में मेंशन किया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन एक को किया हुआ है। हम भी सिर्फ एक को एक्सप्लेन करेंगे कि इन दिस केस राइट हैंडेड अगर हो हमारे पास हेलिक्स, तो ग्रुप जो होंगे कौन से, NH, ये जो चल रहा है चेन पूरी, ठीक है। इस चेन में ये देखें, ये जो NH ग्रुप है इसका हाइड्रोजन इधर वाले के CO कार्बोनाइल ग्रुप वाले के साथ, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला सेम ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो वो क्या करता है, ग्रुप्स जो होते हैं NH और CO वाले, उसमें से H और O जो है वो वर्टिकली एडजेसेंट अगर एक दूसरे के सामने आ जाए, वर्टिकली यानी कि एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, तो फिर ये क्या होगा, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, ये जो गोल सर्कल है वो खुलता नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं लिंक वन स्पाइरल टू अदर, ये स्पाइरल को भी जोड़ने का काम करते हैं। कि मिसाल के तौर पर एक स्पाइरल इधर है, एक स्पाइरल इसके साथ हो, तो फिर इधर साइड के साथ भी जोड़ सकते हैं। एक्सरे एनालिसिस एक और बात बताता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQ बनता है कि कितने अमाइनो एसिड एक हेलिक्स के टर्न में होते हैं, ठीक है। कितने अमाइनो एसिड एक टर्न के अंदर होते हैं, उन्होंने बताया 27 अमाइनो एसिड एक टर्न के अंदर होते हैं। ये जो यूं घूम रहा है ऐसे, ये वाला टर्न ऐसे, ठीक है। ये पूरा टर्न जो है यहाँ से लेके इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा सर्कल इधर से इधर चलते हुए इधर तक जब आता है, एक टर्न जब होता है तो उसके अंदर कितने होते हैं, 27 अमाइनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर, फूड मटेरियल्स के अंदर। फूड मटेरियल्स में कैसे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं, कैसे कार्बोहाइड्रेट्स, खास तौर पर सबसे जो इंपॉर्टेंट फूड है हमारी, कि जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, सबसे बेस्ट सोर्स होता है, जैसे गंदम हो गई, चावल हो गए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यही दो चीजें खाई जाती हैं, और ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बेस्ट, सबसे अहम तरीन, सबसे बड़ा सोर्स होते हैं। तो ये क्या होंगे, फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्या होता है, OH ग्रुप होते हैं, कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा हुआ होगा बायो के अंदर, वहां पे क्या होता है, सारे OH लगे हुए होते हैं, उसके साथ पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, बहुत सारे OH। वो जो OH है उसका H क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा सकता होता है, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में इंक्रीज हो जाती है, कि ये पानी के साथ सॉल्युबल हो जाया करेंगे। जिंदा चीज को पानी क्यों चाहिए होता है, क्योंकि वो इन कंपाउंड्स को हल करना होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, इनको हल करना होता है। हल करेंगे तभी रिएक्शंस होंगे, अगर हल नहीं होंगे सॉलिड फॉर्म में रिएक्शंस नहीं होते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है एक और काम करती है, आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द वेरियस स्ट्रक्चर्स, की जो ग्लूकोज हो गया इसको जोड़ के हम जब बनाते हैं वो लंबी चेन किसकी, स्टार्च की, तो वो स्टार्च जो होता है वहां पे क्या होता है, अगर उसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ वेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको बनाने के लिए वो स्प्रिंग वाली फॉर्म या किसी और फॉर्म में बनवाने के लिए उसको क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंटेन करवाती है उस स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, पेंट्स, डाइज, टेक्सटाइल मटेरियल्स। पेंट्स, डाइज और टेक्सटाइल की बात करें तो पहले पेंट्स और डाइज को देखते हैं। पेंट्स जो है उसने कहा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पेंट्स और डाइज जो होती हैं वो होती है उनकी एडहेसिव एक्शन, चिपकने का एक्शन। एडहेशन कहते होते हैं दो डिफरेंट चीजों को जोड़ देना। डिफरेंट चीजें कैसे, पेंट और मटेरियल होता है, दीवार और मटेरियल होती है, तो वो दो डिफरेंट मटेरियल अगर जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं एडहेशन, ठीक है। डाइज की बात करें अगर, डाइज भी यूं ही होते हैं कि लेट्स सपोज अगर हेयर वाला डाई है या अगर कपड़ों के ऊपर जो डाई लगाना होता है, वो दोनों कपड़े और मटेरियल है, और वो जो डाई है वो और मटेरियल है, वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो डाई की एडहेसिव प्रॉपर्टी जितनी अच्छी होगी उतना मजबूत कलर होगा, जल्दी फेड नहीं होगा।
पेंट के साथ भी यही होगा, जितना अच्छी एडहेजन करेगा दीवार के साथ उतना वो क्या होगा, अच्छा पेंट होगा, जल्दी उतरेगा नहीं। तो ये चीज उन्होंने लिखी है, जो एडहेजन होती है वो किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। तो ये चीज मेंशन की है, दिस प्रॉपर्टी इज डेवलप्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि वो जो पेंट है वो दीवार के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, कि दीवार में जो नमी है या जो सीमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं बड़े, वहां पे अगर कोई इस तरह का एटम रखे हुए हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल हो तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। डाइज भी यही काम करेंगे, सिल्क के फाइबर हो गए जो हमने पहले पढ़ा है अभी, या कॉटन के फाइबर हो गए, उनमें भी अगर OH वाले मॉलिक्यूल्स हैं, डाई के अंदर OH है या इस तरह का कुछ भी है, वो उसके साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि ये जो एडहेजन है वो किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। सिमिलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्या करती है, ग्लू और हनी को भी स्टिकी बनाती है। ठीक है, कि ग्लू क्यों चिपक जाती है, कि वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है जिस चीज पे चिपकती है उसके साथ। हनी भी जिस चीज के साथ चिपकता है उसके साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। लास्ट वो जो हमने कहा था टेक्सटाइल, टेक्सटाइल की बात करें तो कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर, इस तरह के जितने भी कपड़ों की टाइप है उस सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, सबसे अहम होती है उसकी वजह कि वो जो धागे हैं उसको, धागे के स्ट्रक्चर को जोड़े रखने के लिए कौन सी चीज काम करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। वो रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है कि वो धागा रिजिड होता है, इतनी आसानी से मुड़ता नहीं है या खराब नहीं होता, और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि ज्यादा जल्दी टूटता नहीं है, खींचने से आसानी से टूटेगा नहीं, स्ट्रेंथ होगी उसमें बहुत ज्यादा। क्यों होगी, कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो जितने भी फाइबर हैं उसके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया टॉपिक। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है आपका इस कंप्लीट टॉपिक से रिलेटेड हाइड्रोजन बॉन्ड के, तो इसको लाजमी आपने कंफर्म करना है, क्वेश्चन पूछना है, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें कि सबसे ज्यादा जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ये इसी टॉपिक में से आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले में से। ठीक है, और खासतौर पे इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने सारे यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो तकरीबन इस लेक्चर के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है।